उसके पहले थोड़ा आज की परिस्थिति पर और जो आज का माहौल है, जो कोरोना का जो आप माहौल से गुजर रहे हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा कहना है कि आजकल एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि ये कोरोना काल में ये जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। सब लोग चारों तरफ से ही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारे यहाँ हमारे देश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है। अब ये इस व्यवस्था को फेल है ये इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, न बेड मिल रहा है, न अस्पताल में दवाई मिल रही है, न बाहर दवाई मिल रही है, ब्लैक हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। मतलब ये सारी व्यवस्था जो स्वास्थ्य संबंधी लोगों को मिलनी चाहिए था इस देश के नागरिकों को, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए चारों तरफ यही चर्चा है कि ये पूरा हेल्थ सिस्टम फेल हो गया। साथियों, मैं ये कहूँगा कि ये सिस्टम इस देश के हेल्थ सिस्टम में फेल नहीं हुआ है, बल्कि मेरा कहना है कि देश में स्वास्थ्य का सिस्टम है ही नहीं है। और सिस्टम नहीं है इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप शायद इस बात को समझने के ये लग रहा होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि देश में स्वास्थ्य का सिस्टम ही नहीं। आप ये बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये देश में स्वास्थ्य का व्यवस्था बना ही नहीं है। मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा हूँ उसमें आप इस बात को अनुभव खुद करेंगे कि ये देश में स्वास्थ्य का जो एक सिस्टम बनना चाहिए वो नहीं है। स्वास्थ्य का सिस्टम का मतलब नहीं है कि अस्पताल खुल गया और कुछ सरकारी, कुछ प्राइवेट, कुछ पैथोलॉजी के सेंटर बन गए, कुछ टेस्टिंग सेंटर बन गए। ये स्वास्थ्य का सिस्टम नहीं है। ये तो एक कुछ आपको दिखाने के लिए कि आपका कुछ तबीयत खराब हो तो उसके लिए कुछ दुकानें खुल गई हैं, कुछ व्यवस्थाएं सरकार की व्यवस्था बन गई हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी हैं और उसे थोड़ी बहुत कुछ झोला साहब डॉक्टर आ गए हैं और वो अपना एडहॉक सिस्टम एक तरह चला रहे हैं, जिससे कि आपको व्यवस्था स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत निष्ठा चल रही है। एक सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले समझिए। सिस्टम का उद्देश्य होता है कि जिस उद्देश्य के लिए एक कोई भी चीज़ हम जिस व्यवस्था को कोई उद्देश्य बनाते हैं, पहले उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए एक व्यवस्था बनाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं, यानी कि जिनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है उन तक इस व्यवस्था का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं सिस्टम। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको छोटा सा उदाहरण के लिए समझाना। मान लीजिए ये व्यवस्था बनाई गई कि लखनऊ से फैजाबाद के लिए सरकारी बस चलेगी 4 और लोगों को यातायात का सिस्टम में बनाया गया कि लोग उसी से बस से आने जाने के लिए, ये उदाहरण के लिए है। अब आप मान लीजिए 4 बस आ गई। अब पता लगा कि 4 बसेज में 2 बस तो आपकी बिगड़ी रहती है, कभी उसमें ये बिगड़ रहता है, कभी वो खराबी रहती है, वो ठीक ढंग से चलती नहीं। तो महीने में उसको रोज चलना है तो शायद ही 2-4-10 दिन बिगड़ी होने के नाते नहीं चलेगी। अब बचे 2 बस। अब उन 2 बसों की हालत क्या है कि कभी ड्राइवर छुट्टी पर, तो कभी कंडक्टर पर छुट्टी पर, तो कभी ये व्यवस्था। तो क्या आप इस कहने के लिए तो भाई ये सिस्टम बन गया है कि देखिए यातायात के लिए कितना बढ़िया सिस्टम सरकार ने बनाया है कि 4 बसों का इंतजाम कर दिया लखनऊ से फैजाबाद तक, अयोध्या तक लोगों को लाने जाने के लिए। भाई कागज पर ये व्यवस्था बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में वो चारों बस की जैसे यात्रियों को जाने की जो सुविधा है, क्या वो उनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त, देखना ये है। यात्रियों को इससे मतलब नहीं है कि आपका कंडक्टर क्या है, आपका ड्राइवर क्या है, आपका बस क्यों बिगड़ रहा है, आपका क्या बजट क्या है, कहाँ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। ये अगर हमने व्यवस्था आपने बनाई है तो आपको उस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें लखनऊ से फैजाबाद पहुंचना है। और जब नहीं आप पहुंच रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि सिस्टम है? क्या बताएंगे कि देश में वो बस के यातायात का सिस्टम चल रहा है? अगर आप कहते हैं तो आप कहिए, तो आपकी मर्जी है, लेकिन वास्तव में कहने मात्र के कागज पर सिस्टम है, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा है। कोई सिस्टम है ही नहीं है, कागज पर सिस्टम बन गया है, सरकार अपना बनाती रहती है, व्यवस्था करती रहती है। उसी तरह मैं बताना चाहूँगा कि मैं डाटा पर नहीं जा रहा हूँ,
इस देश में कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने सरकारी अस्पताल हैं, कितने प्राइवेट अस्पताल हैं, कितने जांच करने वाले प्राइवेट कंपनियां हैं, कितने सरकारी कंपनियां हैं, कितने गांव में हॉस्पिटल हैं, कितने क्या हैं, ये हम इस पर डाटा पर नहीं जाएंगे। डाटा पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये डाटा का खेल, एक सरकारों का डाटा का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। उनके पास डाटा के अलावा कुछ ज़मीनी हकीकत पर देखने को नहीं है। एक चलेगा कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार मुकाएगी कि डाटा मंगाइए, अगर राज्य से मांगेंगे तो राज्य सरकार वाले कहेंगे जिले से डाटा मंगाए, जिले वाले ब्लॉक से कहेंगे, और एक फर्जी डाटा नीचे से तैयार होता चला जाएगा और वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा डाटा, और दिल्ली में डाटा ले आके रख दिया जाएगा कि देखिए देश के डाटा के ये डाटा आए हैं, और इस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं सब जगह हैं। तो ये फर्जी आंकड़ा देश में जब से आज़ाद हुआ, जब से सरकारें बनी, तब से राजनीतिक पार्टियां का सत्ता चल रहा है, सभी पार्टियों ने फर्जी डाटे के आधार पर और सरकारी तंत्र के आधार पर फर्जी डाटा इस देश में खूब चलता है, और उसी पर सारे लोगों के धंधेबाजी चलती रहती। ज़मीनी हकीकत में पे आप आ जाइए। अब आप बताइए कि ज़मीनी हकीकत पे क्या शहरों में तो मान लीजिए पैसे प्राइवेट डॉक्टरों को आपने सरकार लोगों ने, जानते हैं क्या सरकारों ने क्या किया? सरकार ने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों को सस्ते दाम पर ज़मीन दिया, सस्ते दामों पर ऐसी ज़मीन दिया कि ये कह के कि हम गरीबों को जरिए दवा करेंगे, लेकिन कभी गरीबों को नहीं दे रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए, वो धंधाबाजी कर रहे हैं और मनमानी पैसा वसूलते हैं। उनके लिए हॉस्पिटल एक तरह से शहरों में, बड़े बड़े लखनऊ, दिल्ली, बड़े बड़े जगहों पर कॉर्पोरेट घुस गया अस्पतालों में, और एक धंधे के रूप में, वो व्यवसाय के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में अपना अस्पताल चला के और मालूमाल होते जा रहे हैं। उसी तरह टेस्टिंग कंपनियां हैं जो दवा की टेस्ट करती हैं, और मज़ेदार आपको बताएं कि टेस्टिंग कंपनियां भी एक मामूली नहीं है, अरबों कई 100 करोड़ का उनका धंधा चल रहा है। और वो इसी देश में शायद ही ये भारत का पहला देश होगा जहाँ के जितने पैथोलॉजी है अलग अलग रेट से आपका टेस्ट होता है। आप बताइए, आपको ब्लड देना है, शुगर टेस्ट करना है, तो शुगर टेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ शुगर ले जमीन आप, या जाइए यहाँ घर पर बुलाइए, उसको आप पैसा देंगे कि भाई हमारा ब्लड ले लो, वो शुगर लाएगा और मशीन में डालेगा, मशीन की रिपोर्ट आएगी। काम प्रक्रिया एक ही है, ब्लड लेना और मशीन से रिपोर्ट आना। लेकिन कोई अस्पताल वाला 100 रुपया लेगा उस ब्लड टेस्ट का, कोई 500 लेगा, कोई 250 लेगा, कहीं और लेगा, कहीं कुछ लेगा। मतलब ये भी इस भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था में एक टेस्टिंग का भी सामान रेट इस देश में नहीं तय हो पाया है। आप देख लीजिए, जहाँ भी आप 4 पैथोलॉजी में जाइए तो अलग अलग है। तो ये एक नमूना आपको बता दे रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का है, किसी का बेड का चार्ज कुछ है, किसी के कुछ भर्ती का चार्ज है, किसी का कोई रेट है, कोई डॉक्टर को विजिट करने का इतना रुपया लेता है, कोई इतना रुपया लेता है। हर बार डॉक्टर विजिट करेगा तो कहीं कि 1000 रुपया आपके बेड पर आएगा देगा, कहीं 500। मतलब वो एक धंधेबाजी, बड़ा भारी व्यवसाय का धंधा है। और हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकारों ने इसको पूरी तरह से मान्यता दे रखा है और कोई उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि एक देश का कानून है कि कोई भी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खोलेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो रजिस्ट्रेशन के नियम है और नियमों के अनुसार से आप उसको चलाएंगे। लेकिन किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि हर नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों से जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनकी तो मुफ्त दवाई हो जाती होगी, या बंदा रुपया हर लेवल पे उनको, चाहे CMO से लेके और स्वास्थ्य मंत्री और जो भी उस डायरेक्टर को पहुंच जाता होगा। और जैसे शराब का ठेका चलता है, वैसे हमारे देश में प्राइवेट लोग स्वास्थ्य के मामले में भी जैसे शराब का ठेका बोला जाता है, उसे यहाँ स्वास्थ्य के मामले में देश की हालत, सच्चाई ये है कि ये अब ये सरकारी अस्पतालों का तो थोड़ा बहुत हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में ये तो धंधेबाजी नहीं हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में है कि डॉक्टर साहब की मर्जी, आपको देखें नहीं देखें, कब आए, वार्ड बॉय की मर्जी, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर शक्ति होगी तो वो हड़ताल कर देंगे, और ये व्यवस्था फिर भी इसके बाद भी सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत नर्सेज हैं, बहुत से कंपाउंडर हैं, बहुत से लोग हैं जो मानवीय हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार देखे, जिनके प्रति मानवता का दृष्टिकोण है, जिन्होंने जिस तरह से भी उनके अपने कर्तव्य पालन को समझ के कुछ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे ही जो 5% डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजी के और लोग हैं, उन्हीं के भरोसे ये देश चल रहा है। सिस्टम के नाते मत समझिए कि सिस्टम इस देश के नाते चल रहा है। तो जब ये सिस्टम के नाते चल ही नहीं रहा है, जब व्यक्ति के नाते चल रहा है, तो मैं उनको तो प्रणाम करता हूँ, ऐसे डॉक्टर, नर्सेज और बहुत
सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को भगवान हमेशा उनके पर कृपा बनाए रखें, उनके ईश्वर उनके तरक्की करें, उनके परिवार की तरक्की करें। लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, जो कि इसको व्यवसाय के रूप में जो धंधेबाजी के रूप में चल रहा है। सारे उन्हीं के बहुत सारे डॉक्टरों के मेल से उनके नाते ब्लैक मार्केटिंग ये वो तमाम हो रहा है। ये कहने की बात नहीं, आप देख सकते हैं। तो मैं इस सारे डॉक्टरों के प्रति मेरा सम्मान नहीं है, मेरे सारा उन डॉक्टरों के प्रति मेरा सम्मान है जो वास्तव में संवेदनशील हैं, मानवीय हैं। उनको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और ईश्वर से माना करता हूँ उनके परिवार को हमेशा उनको तरक्की दें, उनको सुखी रखें। ये है भारत की स्थिति। अब थोड़ा गाँव में चलिए, क्या है गांव में हालत ये है कि गांव में आप किसी भी हॉस्पिटल, गांव में हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और गांव में एक आशा बहन है। क्या ये लोग कर रही हैं? किसी आशा बहन से जो गांव में आप स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था है, आशा बहन से पूछिए क्या वो आपके लिए क्या कितनी आशा बहनें आपको मेडिकल हेल्थ दे रही हैं? कुछ जानती भी हैं कि जानती हैं? उनको कोई ट्रेनिंग है? कोई उस आशा बहनों को भरोसे गाँव चलेगा? और प्राथमिक चिकित्सा में, सब प्राइमरी चिकित्सा में, मैटरनिटी होम में तमाम खुले हुए हैं। कहीं जाइए, कहीं कुत्ता बैठा होगा, कहीं मेज टूटा होगा, किसी में भूसा रखा होगा। बिहार का दिखाया तो हॉस्पिटलों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भूसा रखा हुआ है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी कहीं भूसा हुआ है। तो ये ही स्थिति हॉस्पिटलों की है। एक और बात बताऊँ, आप ये जानिए गाँव में, गाँव का बाद आइए पंचायती सिस्टम में, जो देश में जो पंचायती सिस्टम चल रहा है, इसमें एक 99 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पंचायती राज, हम जो गांव सरकार की बात कर रहे हैं उसको तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। जो आपने पंचायती राज सिस्टम बनाया ना, पंचायती राज का अधिनियम, जिसके हिसाब से ग्राम पंचायतें चल रही हैं, उस पंचायती राज अधिनियम में भी एक व्यवस्था दी गई है धारा 29 में कि विभिन्न कार्यों के लिए समितियां बनेंगी। इसके लिए एक धारा 29 के अंतर्गत एक परिवार कल्याण समिति भी बनी हुई है। परिवार कल्याण समिति का ये है कि आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, उस स्वास्थ्य और परिवार की चिकित्सा परिवार कल्याण समिति का या स्वास्थ्य परिवार करना चाहिए। क्या 5 साल में कभी आपने देखा कि किसी गांव में यह स्वास्थ्य समिति आके काम कर रही है और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है? कहीं दिखाई दिया आपको? और आज भी क्या कोई स्वास्थ्य समिति है? दूसरी बात, हर पंचायती राज अधिनियम में जो इस समय चल रही है गांव पंचायतें, इसमें महामारी के लिए उनको कानून बनाने का अधिकार है। क्या कहीं ग्राम पंचायतें इस तरह से कानून, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महामारी के संबंध में किसी गांव में कोई व्यवस्था, कोई आदेश, कोई निर्देश जारी हुआ है जिससे कि गांव पंचायतें उसको पालन करके काम कर रही हैं? तो ये कौन सा सिस्टम है भाई विश्वास के लिए अपने? न गांव के सिस्टम है, न वो चल रहा है। जो आपने जगह जगह बनाया है, जो क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस नहीं मैं कर रहा। जो चीज़ आपने बनाया है, क्या वो काम कर रही है? और अगर ये काम नहीं कर रही हैं तो जब महामारी आई देश में, जब स्वास्थ्य की 1 साल पहले आई, अचानक आके नहीं गई, आज अचानक आ गई थी। पहला बार जब महामारी आई, कोरोना की महामारी, तो लोगों को इतना गुस्सा नहीं था, इतनी निराशा नहीं थी, क्योंकि लोग सोचते कि भाई ये तो अचानक आ गई, किसी को तैयारी नहीं थी, किसी के बारे में इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं इसके बारे में। लेकिन साल भर से ज़्यादा हो गया। जब महामारी आई पहली बार तो जनवरी में महामारी आगे चली, जनवरी में नहीं, आपने लॉकडाउन मार्च से शुरू किया, तो मार्च के बाद से तो महामारी का पूरा ज्ञान हो गया और उस महामारी के बारे में आपने कभी कहा भी नहीं, खत्म हो गया। बल्कि आज तक आप यही 2 चीज़ सिखाते रहे कि महामारी गई नहीं है, रोज हर मोबाइल पर महामारी गई नहीं है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका प्रचार करते रहे। उसके बाद वैक्सीन लगाई, इसका प्रचार करते रहे। इसका मतलब आप ये भी नहीं कह रहे कि महामारी खत्म हो। तो क्या आपने, जब महामारी खत्म नहीं हुई तो इस दौरान आपने देखा कि स्वास्थ्य का सिस्टम हमने जो बनाया है वो प्रदेश से लेके और गांव तक क्या वो सिस्टम चल रहा है? क्या आपने गांव में 1 साल पहले पता किया कि हमारी स्वास्थ्य कमेटियां काम कर रही कि नहीं कर रही? क्या आपने कहा कि महामारी के लिए क्या नए नियम बनना चाहिए, गांव पंचायतों में बने कि नहीं बने? क्या आपने देखा कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या उप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या मैटरनिटी, जो भी छोटे छोटे केंद्र आपने गाँव वो वहाँ दवा पहुँच गया, बेड ठीक है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, क्या उनके डॉक्टर है कि नहीं, नर्सेज है नहीं, स्टाफ है कि नहीं? साल भर में देखने और झांकने गए?
अगर झांकने देखने का तो साल भर का आप जनता के सामने आप पेश कर दीजिए कि हमने इसका सारा जांच किया और जांच करने के बाद सारे हॉस्पिटल सारे सब सेंटर हमारे बिल्कुल ठीक पाए गए और बिल्कुल उचित ढंग से काम ऐसा किया आपने नहीं अगर किया हो तो बहुत अच्छा। लेकिन जैसे मैं तो जानता हूँ कि गांव के लोग तो मैं फिर कह रहा हूँ आप देख लीजिए अगर कहीं हुआ हो तो बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे तो नहीं अगर किया होता आपने तो आज स्थिति ये नहीं होती कि लोग इस तरह से गांव में लोग मर रहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है कि इस तरह से ये तो स्वास्थ्य की दिक्कत। अब देखिए दूसरा एक है शमशान है, ये भी है ग्राम पंचायतों को हमने दे रखा है कि गांव पंचायतें आपके शमशान की भी व्यवस्था कर देखेंगे। शमशान ग्राम पंचायतों को अगर शमशान की व्यवस्था देखने का आपने था तो क्या गांव पंचायतों ने शमशान की व्यवस्था देखी? और अगर ग्राम पंचायतों ने शमशान की व्यवस्था नहीं देखी तो कौन उसके लिए जब आप कहेंगे कि व्यवस्था है उसके लिए? शमशान क्या हालत है कि नदियों के किनारे और किस तरह से लाशें बह रही हैं और किस तरह से लाशें गाड़ी जा रही है, किस तरह से लाशें घर में गांव में लोग अपने घर के दरवाजे पर पास दरवाजे पर लाशें फूंक रहे हैं, कितने लोग छोड़ दे रहे हैं क्या ये आपने देखा? तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य की है न शमशान की है, बल्कि आप कहिए फेल नहीं है, आपने बनाई नहीं। अगर बनाई होती तो कुछ न कुछ वो जरूर काम करती और जरूर काम करती तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करता। तो व्यवस्था तो बनी नहीं और जब व्यवस्था नहीं बनी तो उसके जिम्मेदार कौन है? और ये कोई मामूली नहीं, ये जीवन से जुड़ी व्यवस्था है। ये देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये जो आपातकालीन स्थिति लगी थी ना उससे भी भयंकर व्यवस्था। आपातकालीन में तो 2-3 लाख लोग नेता लोग राजनीतिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसमें तो उससे ज्यादा लोग हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग का जीवन ही चला गया आपकी दुर्व्यवस्था से। इतना बड़ा घोर ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक ये चीजें हुई हैं। कई लाख लोगों की जान चली गई, देखते देखते लोग जान चली गई और उनके कितने परिवार असहाय हो गए। तो लेकिन अभी देश के पास तो कुछ है नहीं कि दंड देने का। तो जिस तरह से इमरजेंसी के बाद सरकारों को आपने दंड दिया, उनको सफाया कर दिया, इसलिए फिर मैं कहूँगा भूलिएगा नहीं। इस हालात के लिए जब भी आपको मौका मिले जो जिम्मेदार लोग हैं उनका जरूर सफाया करिए। इन वर्षों से बदतर हालत से आप गुजर रहे हैं क्योंकि इस देश में इन चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अब साथियों मैं अब आ जाऊँगा आपको आज के विषय पे, क्योंकि ये तो हालात जब तक रहेंगे उस पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा जरूर करेंगे। अब लेकिन अब आज जो जिस विषय का जो ये गांव सरकार की जो विभिन्न कड़ियां हैं उनमें आज जो 29 विभाग हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि 11वीं कड़ी का हमने 12वीं कड़ी है। 12 मतलब जिसमें 29 विभाग है, 11 की हम चर्चा करें, ये 12वां विषय है। और 12वां विषय क्या है कि ईंधन और चारा। अब ईंधन और चारा भी एक गांव का, देखिए हम पहले चर्चा कर रहे थे कि गांव में का जो स्रोत क्या है, कृषि और जल और ये तमाम चीज़ें जो कि आपके अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिससे गांव में आप रहते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया कि गांव को साधन क्या चाहिए था, क्या गांव में रहने वालों को क्या क्या साधन चाहिए, उसके बारे में चर्चा। अब ये भी एक साधन है। अब देखिए ईंधन जो है ये भी एक साधन है। ईंधन किसके लिए है कि ईंधन के बिना तो ऊर्जा के बिना तो आप रह नहीं सकते, ईंधन बिना कोई भोजन ही नहीं पका सकते। मुख्य रूप से समझिए ईंधन का यहाँ संदर्भ हम लेंगे ईंधन का खाना पकाने से लेकर के, क्योंकि बिना खाना हमारे ताज़ा खाना की व्यवस्था है कि हम लोग ताज़ा खाना पकाते हैं, बाहर से बनाया हुआ खाना कम खाते हैं, हमारी परंपरा में नहीं है। अभी कम से कम ग्रामीण इलाकों में हर रोज़ खाना बनाते हैं, सुबह शाम ताज़ा खाना बनाते हैं, ताज़ा खाते हैं, और उसके लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। और पशुओं के लिए क्या जरूरत पड़ती है, उनको चारा की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है वो दोनों है, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनुष्यों के लिए है और दूसरा जो है पशुओं के लिए है, क्योंकि हमारा पूरी ग्रामीण व्यवस्था आदमी और पशु से मिल के बनती है, क्योंकि उसमें पशुओं के माध्यम से हम बहुत सारे कृषि का कार्य करते रहते हैं। तो ये दोनों के लिए, उनके लिए चारा चाहिए और हमारे लिए जैसे अन्न तो पैदा कर दिया, अन्न के बाद हमको ईंधन चाहिए। अब हम देखिए ईंधन पर व्यवस्था ये करेंगे कि ईंधन हम लोग समझते नहीं है ईंधन कोई जैसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि गांव में ईंधन लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, इस पर बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन देखिए ईंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, और उतने ही गंभीर विषय चारा भी।
लेकिन कभी ठीक से इस पर चर्चा हुई नहीं, आपने उसको सोचने की कोशिश नहीं की। अब एक दिन ऐसी जब समस्या आ जाएगी, और समस्या आती है लेकिन आप नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो उसको बहुत गहराई से नहीं लेते हैं, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है कि आपको ख़त्म करता है। धीरे धीरे वो आपकी समस्या पैदा करती है, लेकिन अगर उस समस्या को हट जाए तो आप बहुत खुशहाल हैं। लेकिन आप ये समझते नहीं, क्योंकि समस्या सीधे आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए आप समझते नहीं। अब ये देखिए, ये पहला मैं लेता हूँ ईंधन। ईंधन से देखिए, अभी ईंधन का क्या तरीका क्या है। हमारा जो पारंपरिक तरीका है ईंधन के लिए क्या है कि हम ईंधन को समझते हैं कि दो तरह के हमारा पारंपरिक ईंधन है। वो है, एक तो लकड़ी का ही इस्तेमाल हम करते हैं, और दूसरा है कि जो फसल का अवशेष है। एक तो लकड़ी, पेड़ों से जो लकड़ी पैदा होती है, और दूसरा फसल का अवशेष। फसल का अवशेष क्या है कि भले कोई पुअरा हो गया, चाहे खोइया हो गया, चाहे बहुत से फसल ऐसे हैं उसका तो उससे भी इस्तेमाल करते हैं। अरहर के पेड़ है, अरहर के पेड़ से फल निकाल लेते हैं तो उसके डंडे से, फिर उसके बाद और बहुत सारे फसल हैं जिसके डंडे होते हैं, उन डंडों को आप इस्तेमाल करते हैं कि अवशेष के रूप, ईंधन के रूप में। दूसरा कंडा पालते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं, कंडे से पालन करते हैं, तो और इसको चूल्हे पर जलाते हैं, कुछ बाहर जलाते हैं। तो ये मुख्य रूप से पारंपरिक है। लेकिन ये जो पारंपरिक ईंधन का जो तरीका है, इससे नुकसान ये होता है कि इसमें धुआं ये पैदा होता है। धुएं से क्या ना कि देखिए, आप घरों में छोटे घर हैं तो उससे धुआं पैदा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए जब जलता है पूरे धुआं होता। और जो महिलाएं हैं वो जब धुएं का इस्तेमाल करती हैं तो उनके कुछ न कुछ आँखों में, कुछ लंग्स में कुछ नुकसान होता है। लेकिन चूँकि ये इतना, चूँकि वातावरण गाँव का बड़ा ऑक्सीजन जाते रहता है, स्वच्छ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना इनहेल करते हैं वो बाहर घूम घाम के उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से पूर्ति कर लेते हैं, तो इसलिए इतना नुकसान होता है। लेकिन धीरे धीरे नुकसान करता है, आप समझ नहीं पाते। बहुत सी बीमारियों का कारण ये हमारे ईंधन। लेकिन आप गाँव, चूँकि ये मुफ्त में मिलते हैं, इसके लिए कोई पैसा खर्च होता नहीं है, तो सबसे बड़ा साधन गाँव के लिए यही रह गया। दूसरे जो ईंधन के साधन अब विकसित हुए हैं, अब विकसित हुए हैं ईंधन के साधन, जैसे सौर ऊर्जा का आया, फिर बिजली का आया, बिजली से लोग खाना बनाने लगे। तीसरा एलपीजी गैस का आया। ये तो अब आया है ना, ये साधन। जब बिजली आया तो बिजली से लोग खाना बनाने लगे, हीटर और भी इंस्ट्रूमेंट आ गए, उससे बनाने लगे। गैस आया, फिर बायोगैस आया था कुछ दिन पहले, गोबर गैस। अब ये सिस्टम आए, लेकिन आज भी देखिए, देश के जो आंकड़े बताते हैं कि आज भी 63% लोग आज भी ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं वही लकड़ी का और गोबर के उपला जो बनाते हैं उसका इस्तेमाल, या पशुओं के फसलों के अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी 23% लोग इस्तेमाल करते हैं ये अन्य साधनों का, और सिर्फ 11% लोग वो इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, जो गैस है या दूसरे तरीके से साधन है। अब सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि इसको कहते हैं कि सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि हम हर गांव तक स्वच्छ ईंधन फैलाएंगे। स्वच्छ ईंधन का मतलब यह है कि ये धुआं रहित ईंधन है। तो स्वच्छ ईंधन के धुआं रहित है, और सरकार ने कहा कि हम 2030 तक सबको स्वच्छ ईंधन पहनाएंगे। तो स्वच्छ ईंधन का मतलब आप मोटी बात समझ लीजिए कि चाहे वो यही है एलपीजी गैस, और तो कोई, या सौर ऊर्जा, एलपीजी गैस में कोई नहीं है, इसमें नहीं है। और बायोगैस है, तो बायोगैस तो हमारे गांव में लोग लगाया, लोगों ने गाँव में वो फेल हो गया, तो बायोगैस तो उतना रुको नहीं है। लेकिन मान लीजिए बायोगैस, एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर, जिसको आप गाँव में कहते हैं गैस सिलेंडर, और दूसरा ये सौर ऊर्जा, और चौथा एक बिजली का भी आप सब समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो एक पैसे वाले, इसमें जो भी चीज़ मिलेगी आपको, ये पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने एक उज्ज्वला 2016 में चलाया कि हम उज्ज्वला से सबको सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर गैस कनेक्शन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अब चूल्हे का दाम, चूल्हा खरीदना पड़ेगा, पैसा, जो लोगों का पैसा है उन्होंने चूल्हा, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं, चूल्हा खरीदने का पैसा नहीं, फिर सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं। उसी तरह बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो वो देना पड़ेगा। तो आज भी अगर आप देखिए कि अगर हम 2030 तक, क्या बात, अरे 20-21 तो चल रहा है, कहाँ से 2030 में सबको हम जो टारगेट रखा गया भारत सरकार ने
कि 2030 में हम दे देंगे, कहाँ से दे देंगे मुझे समझ में नहीं आता, कि सबको स्वच्छ ऊर्जा दे देंगे। तो आज भी स्थिति ये है कि आपको वह लकड़ी के ही मुख्य साधन आपका जो है आज भी ऊर्जा का वही बना रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाए। तो इसलिए इसका महत्व मैं बता रहा हूँ, और इसमें मैं बता रहा हूँ कि फिर आगे आगे मैं बताऊँगा फिर गांव सरकार में क्या भूमिका इसमें निर्वाह करती है। अब ये जो ऊर्जा का ये जो साधन है, अब आप इसको गांव के सरकार इसमें अगर पंचायतें इसमें कोई भूमिका तो निभा नहीं पा रही, लेकिन गांव पंचायतें का भूमिका है। लेकिन आप बताइए कि इस आपके ऊर्जा में ये कोई भी भूमिका इस समय ग्राम पंचायत निर्वाह रही है आपको देने में, ये इस तरह के ईंधन की उपलब्धि कराने में गांव पंचायत की कोई भूमिका है? तो ये अगर कोई भूमिका नहीं है तो भाई गांव पंचायत को ये अधिकार आपने दिया है तो उसकी क्या भूमिका है बताइए। तो कुछ समझ के नहीं ईंधन के लिए आपने दिया होगा कि कोई भूमिका बताएंगे। उसी तरह हम आ जाते हैं, ये अभी हम बताएंगे कि क्या ईंधन के मामले में गांव पंचायतें तो कुछ न करने नहीं, लेकिन अगर गांव सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। अब आ जाइए चारा पर। अब आप समझते हैं कि चारे में आपको याद होगा, आप लोगों को, जो लोग नौजवानों को तो नहीं याद होगा लेकिन हम लोग पीढ़ी के लोग जानते हैं कि पहले पशुओं के चारे के लिए गांव के लोग बड़े जागरूक रहते थे, और जागरूक रहते थे। हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम देवरिया बनवा में गन्ने की बड़ी खेती होती थी, और तो मुझे याद है कि बचपन में देखता था कि एक तो ये हरे चारा का मतलब देखिए, चारे दो तरफ होते हैं, ये तो भूसा और कुछ अनाज के जो खिलाया जाता है वो तो एक अलग से होता है, सूखा चारा बोलते हैं। लेकिन सूखा चारा से पशुओं का स्वास्थ्य नहीं वर्धन होता है। सूखा चारा तो उनको पेट भरने के लिए देते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो सूखे चारे से उनको देते हैं, और फिर कुछ गुड़ और पौष्टिक अन्न मिला के पौष्टिक देते हैं। लेकिन उससे खास करके दुधारू गायों का तो सूखे चारे से कुछ नहीं होने वाला है जब तक उनको आप हरा चारा नहीं देंगे। और हरा चारा मिलना उनके लिए अति ज़्यादा, सबको हरा चारा चाहिए, जैसे हम लोगों को पौष्टिक आहार चाहिए, इसीलिए उनको भी पौष्टिक आहार के लिए हरा चारा जरूरी चाहिए। और हरे चारे के लिए आपको, बहुत से लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं जानता हूँ, बचपन में देखा करता था कि जितने पशु हैं उनको चरागाह की तरफ ले जाते थे, और सभी पशुओं को शाम को दोपहर के बाद खोल के ले जाते थे। 1-2 घंटा लोग सिवान में गांव में घुमाते थे, और जाकर वो तबीयत से जहाँ जहाँ घास हरियाली उनको दिखाई देती थी, चर के आते थे पशु, और बड़े संतुष्ट होकर नजर आते थे कि हम चेहरे पर देखिए पशुओं को तो बड़ा प्रसन्न लगते थे कि उनको हरा घास हरा चारा को मिला। वो जैसे ही छूटते थे बिल्कुल बेचैन होकर जहाँ जहाँ हरियाली दिखाई देती थी। और उस समय गाँव में खूब हरियाली थी। आज ऐसा तो है नहीं कि कहीं न बाग है, न बगीचा है, न घास है, न मैदान है। अब तो सब खेत है, और खेतों में पशु को आप ले जाएंगे तो झगड़ा और बवाल होगा, और सभी लोगों ने किसी कहीं जगह पशुओं के लिए नहीं। तो पशुओं के लिए हरियाली नाम की चीज़ तो अब गांव में रही नहीं है। जाके उनको आप छोड़ दें तो जाके वो खूब तबीयत से हरियाली का है। कहीं कहीं पोखरे या तालाब के नदी किनारे अगर कहीं कुछ है जिस गाँव में, वहाँ थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है। दूसरा क्या होता था कि शाम को औरतें निकलती थीं झुंड बना के, और वो घास खुरपी से अपना हरियाली जगह जगह खूब औरतें ला के, और अपने अपने घर पर ला के अच्छा खासा घास इकट्ठा करती थी, और जो पशुओं को खिलाती थी। ये नियमित औरतों का, महिलाओं का एक काम था, और वो अपना घास निकालती थी। और जो लोग जिनके घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, उनके घर में मान लीजिए उन्होंने कोई नौकर चाकर रख लगे थे, तो वो बेचारे लोग या मजदूर रखे थे तो वो लोग जाके घास निकाल आते थे, और पशुओं को नियमित जाते। इसके अलावा जो किसान क्या करते थे कि बाजरे की खेती करते थे, मक्के की खेती करते थे, और हम लोग जैसे हमने कहा कि ये सबसे बड़ा ये गन्ने का जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, वो उसको लाते थे। और इसको ये हरी चीज़ों को हमारे यहाँ तो छांटी कहते थे, इसको ला के और मशीन चला के काटते थे, और काट के इसको छांटी बोलते थे। ये हरा, और उनको मिला के उनको पशुओं को देते थे छांटी। तो छांटी एक बड़ा प्रचलन है हमारे यहाँ, समझो आप लोगों के और गाँव क्षेत्र में क्या उसका नाम है। तो बहुत सारे इस तरह से लोग बाजरा ज्वार ये सब पशुओं के लिए था, और इनके पशुओं को हरे चारे के लिए उपलब्धि, क्योंकि मई जून में तो हरा चारा बिल्कुल नहीं मिलता था,
तो इसमें मई जून में ये फसल इन चीज़ों से लोग गन्ना का उसमें पत्तियाँ खूब मिलती थी मई जून में, तो इससे लोग ला के और गाँव पशुओं के लाते थे, हरा चारा, इससे अच्छा दूध देते थे और वो बहुत संतुष्ट थे। लेकिन इधर चारा जो है, चारा एक बड़ा महत्व, चारा तो समझ लीजिए इस समय बहुत महत्व हो गया। और मैंने इधर देखा कि कुछ अब उसकी चारे की खेती भी एक जैसे जिस तरह से अन्न की खेती का महत्व बढ़ गया है, उसी तरह अब चारे की खेती भी होने लगी है। और कुछ बहुत सारे घास मैंने एक लिस्ट निकाली और उसमें देखा कि आजकल गाँव में चारे के रूप में तमाम घासों का प्रचलन शुरू हो गया है और बड़े ही लाभदायक और फायदेमंद घासें लोग कर रहे हैं और इससे बड़ा लाभ कमा रहे हैं। अब आप देखिए, मैं कुछ घासों का ये आपको चर्चा करूंगा कि ये इतनी घासों का उत्पादन लोगों में लग रहा है और ये घासें कैसी कैसी घासें हैं, हमने तो नाम ही नहीं सुना, लेकिन और आप भी शायद ना सुने होंगे, लेकिन आपके अनुसार बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा नेपियर घास, ये जो है ये बहुत मानसून के जो टाइम में जो खेती होती है, मानसून मतलब समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त में, तो नेपियर घास, गुना घास, सीता घास, अंजन घास, धामन घास, फिर शीतकालीन के लिए राई घास, दुलनी घास, गुच्छी घास और ब्रोम घास, फिर दलहनी के लिए सफ़ेद क्लेवर, लाल क्लेवर, स्टाइलो, सेंट्रो लाल, ये सब नाम मैंने खुद ही नहीं सुना था। लेकिन आज के लिए जितने जो गायों के लोग वो कर रहे हैं, डेयरी वेरी लगा रहे हैं और तमाम जो इस धंधे में लगे हुए हैं, वो लोग बहुत घासें आजकल आ गई हैं और ये बड़ा लाभदायक है और इससे अच्छा खासा पैसा खा रहा है, अपने डेयरी के लिए भी खुश कर रहा है, लोगों को सप्लाई भी कर रहा है। तो ये जान नई चीज़ बात ये कि ये जो चारा है ना, चारा भी अब आय का स्रोत बन गया। अगर आपको नहीं, अगर धान, गेहूँ और गन्ना बेचना है तो आप चारे की खेती करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। ये तो शायद मेरे लिए भी नई बात थी और आपके लिए जानने की बात है। और चारे की खेती इतनी अच्छी और लाभदायक है कि मुझे तो पता लगा कि लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं इस चारे की खेती से। तो ये एक नया स्रोत किसानों के लिए, एक नया ये रास्ता निकला है, तो ये समझ लीजिए कि ये लाभदायक है। अब इन चीज़ों को अगर आप अब समझिए कि जब ये चारे के लिए, और चारे के लिए इतने नहीं है, चारे पर तो सरकार ने इतना ध्यान दिया है कि इसके लिए सरकार ने एक भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। और इस चारे अनुसंधान संस्थान है, कहाँ बना हुआ है, आपको ये भी जाइए, आपके उत्तर प्रदेश में झांसी में बना हुआ है। और इस अनुसंधान संस्थान के ब्रांचेज तमाम जगह पर क्षेत्रीय ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है, 3 ब्रांच है इसके, अंबिकानगर राजस्थान में, दूसरा धारवाड़ कर्नाटक में और तीसरा पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। ये चारे के बारे में अनुसंधान धंधा करती हैं, कैसे उसका उत्पादन हो, कैसे आप बताएं, और ये सारे चीज़ लोगों के, ताकि पशुओं को चारा मिले। चारा से एकदम से दूध का, आप जिसका जो पशु आपके यहाँ गाय 2 किलो दूध दे रही है, अच्छा आप चारा देगा तो 4 किलो 5 किलो दूध देने लगेगी, एकदम से आपका आय बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति चारे के संबंध में कितना महत्व दिया, इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था डाली गई है कि गांव के पंचायतों के लिए, गांव के स्तर पर भी ईंधन और चारे के रूप में इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो लोग अपनी बात बनाएं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये दोनों चीज़ों का, ईंधन और चारे में पंचायत क्या कर रही है, कुछ कर रही है क्या, कहीं बताइए। पंचायत कम से कम एक ही काम है ग्राम पंचायत का, ये तो कर नहीं रही है कि जो चारे के लिए जो पड़ती ज़मीन है और जहाँ चारागाह बना हुआ उसकी कहीं संरक्षण कर ले, या कोई घास का मैदान है जिसकी रक्षा कर रही। मैं तो नहीं जानता कि किसी ग्राम पंचायत ने किसी गांव में ग्राम चारागाह बना हुआ है अलग से, और किसी गांव में पंचायत ने ये घास को मैदान बना रखा है जहाँ के पशु जाके रोज चरते हों। मैंने तो ऐसा नहीं देखा है कि कहीं। अगर आपको भाई देखा हो तो कोई बड़ा आइडियल गाँव होगा, गाँव वालों को इससे क्या मतलब, उसमें उनको क्या मिलेगा, वो तो वही सरकारी योजनाएं ऐसी लगाओ जिसमें कि 2-4 पैसा कमीशन मिले। इन चारागाह में से कौन सा कमीशन मिलने वाला है, तो उनसे क्या रुचि है, उनमें बनाएंगे कैसे, चारागाह में कौन सा उनको पैसा मिलने वाला है, रुचि हो। तो ये सारी योजनाएं नहीं थी। अब देखिए, ग्राम पंचायतों को, जैसे मैंने बताया कि पहले ही ग्राम पंचायत अगर बनती तो ईंधन और चारागाह का जो विषय है, एक कमेटी होती ईंधन की, और हमारे जैसे मैं बताऊं कि हर विभाग की एक कमेटी बनती, एक समिति होती कि नहीं होती। अब पहला काम वो आपको इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है 2 चीज़ें की। मैं जो पारंपरिक है ईंधन तो चलता ही रहेगा,
दो चीज़ों की आपको महत्वपूर्ण ज़रूरत है ना। वो है कि एलपीजी गैस और दूसरा सौर ऊर्जा, ये दोनों, ये गोबर गैस, और तीसरा ये है कि मान लीजिए बिजली। अब आप ये देखिए, उसे छोड़ दीजिए, कम से कम एलपीजी गैस और सौर ऊर्जा से तो ग्राम पंचायतें खुद इसकी जिम्मेदारी ले सकती थी। आप मान लीजिए एलपीजी गैस का कितने हमको सिलेंडर चाहिए, कितने हमारे लोग वो दे सकते हैं, उज्ज्वला स्कीम में कितने लोगों को मुफ्त व्यवस्था मिल रही है, कितने लोग देते हैं। गांव पंचायतें, मान लीजिए अगर आपके पास खरीदने की, मान लीजिए कनेक्शन मिल गया, आपके पास चूल्हा खरीदने का नहीं है, तो गांव सरकार रहती तो आपको चूल्हा खरीदने के लिए लोन दे देती। भाई लीजिए, ये लोन ले लीजिए, हमारा 2000 रुपये हम पैसा दे, हम खरीद दे रहे हैं आपको। गांव पंचायतें चूल्हा देती और फिर आपसे हर महीने 100 रुपया 200 रुपया लेकर साल 2 साल में आपका वो सिलेंडर का पैसा वो उसका लेती, वो ले लेती, चूल्हे का दाम ले लेती, आपको चूल्हा वो प्रोवाइड कर देती, ताकि आपको कनेक्शन मिल गया तो चूल्हा का वो व्यवस्था कर देती। जिसको नहीं लेना वो नहीं लेती, गरीब लोगों को चूल्हा देती। उसी तरह सिलेंडर के लिए, एक एक सिलेंडर के लिए गांव वाले कहाँ कहाँ दौड़ते दौड़ते हैं। फिर जितने कनेक्शन हमारे पास गांव में होते, उतने कनेक्शन का जो एजेंसी से हमको लेना है सिलेंडर, उनसे कहते भाई हमारे इतने सिलेंडर चाहिए हमको, आप हमारा इतना सिलेंडर हमको, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे। गांव पंचायत अपनी गाड़ी रखती, उससे भेज के सारा सिलेंडर लेके और सबके दरवाजे दरवाजे पर पहुंचा देती। वो समिति सबको आसानी से वो समिति पहुँचा देती। उसी तरह सौर ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा पर तमाम गवर्नमेंट की स्कीम है सौर ऊर्जा से कि आप लगाइए और उसको सोलर एनर्जी से कि आप खाना बना सकते हैं। वो सारी सोलर ऊर्जा की एनर्जी लगवाती और कुछ लोगों को वो देती। वो तो बिल्कुल मुफ्त वाला है, उसमें तो पैसा भी नहीं खर्च होना है। तो ये दो एनर्जी तो कम से कम दो आपको 90% लोगों को तो यही दे देते कि उनको गैस कनेक्शन दिलवा देते, उसको सोलर एनर्जी देते। 2-4% को बिजली से मिल लेते। मुश्किल से 2-4% लोगों को जरूरत पड़ती लकड़ी या फसल के अवशेष से। तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा देने की जो बात आप कर रहे हैं, ये तो सपना पूरा हो जाता है। लेकिन आज जो स्वच्छ ऊर्जा देने के पास जो सपना देख रहे हो तो कभी नहीं पूरा होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ कभी पूरा होगा। गैस सिलेंडर ले लेंगे तो भाई पैसा नहीं मिलेगा सिलेंडर के लिए, कभी वो नहीं रहेगा चूल्हा खरीदने के लिए, कभी सोलर ऊर्जा खराब रहेगी, कहीं मशीन खराब रहेगी, मतलब संभव नहीं है। अंत में फंसे रहेंगे वही लोग, कुछ लोग 2-4%, 5%, 10 लोग उसका फायदा उठा, लेकिन ये गाँव वहीं का वहीं रहेगा। अब चारे वाले में देखिए, चारे वाले में तो गांव पंचायतें बहुत काम कर सकती हैं। गांव सरकार रहती तो जितनी ज़मीनें हैं, जितनी ज़मीन गांव पंचायतें की हैं, अब वो तो संभव नहीं है क्योंकि सब आप काट चुके हैं, बगीचा काट चुके हैं, क्षेत्र बन गया, सब खेत बन चुका है, कहीं हरियाली वाली नहीं है। लेकिन मान लीजिए 2-4 एकड़ ज़मीन गाँव पंचायतें खुद अपने गाँव पंचायत की ज़मीन है उस पर तमाम, जैसे मैंने घासों का बताया, एक सी कच्ची घासें उसको अपना गांव पंचायत खुद पैदा करवाती और जिससे कहती कि भाई हमको आपसे लेना है तो आप हमसे खरीद लीजिए। और इतने नहीं गांव पंचायतें आप चारा काट के, और शहरों में बहुत डिमांड है। और आजकल तो आपने देखा ना कि जो गाँव के गायों के लिए बन रहा है वो बाड़ा, हर जगह 10, 20, 25, 50 छुट्टा गायें रखी जा रही है। तो गाँव पंचायतें तो वही चारा पैदा करती हैं और उन्हीं को बेच देती। बेचने का मतलब गांव पंचायत जितना खर्चा कर रही है चारे पर, वो चारा खुद उनको ही सप्लाई कर देती है। लेकिन गांव को तो आपने बना दिया बाड़ा, लेकिन ये नहीं पता कि इनका चारा कहाँ से आएगा। और चारे का अभाव में आप तमाम देख रहे हैं किस तरह से गाँव में मर रही हैं और क्या हालत है उनके साथ। तो इतनी हिंसा हो रही है, कुछ हिंसा गायों के साथ जो छुट्टा पशुओं के साथ जो हिंसा हो रही है, वो उसका तो एक आधा नमूना आप देखते जाएगा। वो भी कम, कोरोना से जैसे मर रहे हैं उसी तरह से वो बेचारे पानी और चारा के बिना वो गायें मर रही हैं, उससे भी बदतर हाथ में रोज गायें मर रही। तो ये अगर गांव पंचायत खुद चारा पैदा करती तो ये चारा पैदा ये उनको चारा उनको मिल जाता। और गांव पंचायत अगर नहीं चारा जो बच जाता, बहुत डिमांड है शहर में, जितने भी डेयरियां हैं, इतने लोग डेयरी खोले हैं, आप उनको जब चाहिए जितना चारा आप सप्लाई करना हो आप सप्लाई करें। तीसरी बात, मान लीजिए आप खुद गाँव के लोगों को जिसके पास खेत है उनको आप एक समिति शिक्षित कर देती, अनुसंधान केंद्र से बात कर देती, इसमें कुछ सब्सिडी भी मिल रही है, कुछ योजनाएं भी चल रही हैं, ईंधन के लिए भी अच्छा, ईंधन पैदा करने के लिए भी, कि सब सरकारें कोई ना कोई योजना चलाती रहती है। तो उन योजनाओं का क्या लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं को बनाती है लोग, प्राइवेट स्तर पर लोग 2-4-5 लोग मान ली चारा पैदा करके आय करते। तो ये गाँव सरकार इस विषय को पर भी अच्छे ढंग से
गांव के विकास में और लोगों की मुश्किलों में, ईंधन की जो मुश्किल है उसको दूर करती, पशुओं के लिए जो चारे की है वो मुश्किलें दूर करती, और गांव के विकास में एक बड़ा भारी योगदान ईंधन और चारे के इस विषय के माध्यम से संविधान इसीलिए दिया है। संविधान ने ये विषय इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसलिए दिया है, लेकिन न किसी को समझ है, न कि जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि बस सरकार का किसी तरह से जो सबसे बड़ी बात है कि सरकारों ने ऐसा बना दिया है कि गांव वालों को टुकड़ों फेंको। अभी सरकार ने कल हमको एक साहब ने फ़ोन किया कि गांव में 2,000 रुपया आ गया है, 4-4 महीने का 2-2 हज़ार रुपये, 8,000 रुपया, बस 8,000 रुपया आ गया महामारी के टाइम में, ताकि महामारी का गुस्सा शांत हो जाए। लोग बड़े खुश हो गए हैं कि सरकार ने हमको 8,000 रुपया 4 महीने का आ गया, चेहरे पर खुशी आ गई। और ये अपने जो जीवन के रोज जीवन के जो नर्क में जो जाते जा रहे नर्क में, अपनी पीढ़ियों को भी नर्क का रास्ता दिखाते जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। बस टुकड़े मिल जाएं और ज़िंदगी परवाह दिखा दिया एक बार प्रकृति ने कि टुकड़े पर जियोगे तो यही हाल होगा। न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न कोई इंस्टीट्यूशन चल नहीं रहा है, कोई व्यवस्था चल रही है। और जो कुछ मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग तो भारत परिषद के फिट इंडिया अभियान के माध्यम से यही कहते आए हैं कि जो कुछ मिलेगा आपको व्यवस्था के माध्यम से मिलेगा। व्यवस्था को ठीक करिए। फिट करने का मतलब हर व्यवस्था को ठीक करिए। हम लोगों ने आपको बताया, आपको व्यवस्था के फिट करने के लिए हम लोगों ने क्या आह्वान किया था। हम लोगों ने कहा था और कहते आ रहे हैं, आज से नहीं, फिर मैं कहूँगा कि 92 से व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से, कोख से, जिसको चाहिए, या पेट से, जो भी आप कहिए, माँ के गर्भ से लेकर शमशान तक अधिकार दीजिए और व्यवस्था दीजिए, चलाइए। अधिकार और व्यवस्था बनाइए। माँ के शमशान से शुरू होता है, माँ के पेट से, गर्भ से शुरू होता है हमारा जीवन। और किस तरह हम माँ के पेट में विकसित करें, किस तरह जब पैदा हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, आवास, ये सारे चीज़ें, स्वास्थ्य सब मिलते और जब हम शमशान पर जाएँ तो हमारा सम्मानित ढंग से दाह संस्कार हो। इन सारों चीज़ों के लिए आप संरक्षण करने के लिए, इस अधिकार को रक्षित करने के लिए अलग अलग कानून बनाइए, और कानून बनाने के बाद हमको दिलवाइए, और दिलवाने के साथ साथ इस पूरे चीज़ को व्यवस्था जो कानून से बनवाइए उसको अच्छी व्यवस्था देकर चलाइए। तो हम लोगों का तो आह्वान है कि माँ के गर्भ से शमशान तक की अधिकार दीजिए। मतलब अधिकार देने का मतलब है, आप कह तो देंगे हाँ है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए हमें कानून के द्वारा एक व्यवस्था दीजिए, और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला के लोगों के जीवन की रक्षा करिए। क्यों कि इंसान का जीवन सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। इंसान के जीवन से मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए संविधान ने एक अलग से धारा बनाई है, धारा एक अनुच्छेद 21, जिसमें लिखा है कि जीवन का अधिकार, अलग से एक धारा जिसमें जीवन का अधिकार दिया है। सबसे बड़ा अधिकार आजकल इंसान होने के नाते, मनुष्य होने से, मानव होने के नाते है, वह है जीने का अधिकार। और जीने के अधिकार के रक्षा करने का दायित्व इनको दिया है संविधान ने, सरकार पर, विधायिका पर और न्यायपालिका, और तीनों मिलकर इन अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। विधायिका तो आप देख रहे हैं कि विधायिका तो पंग हो चुकी है, इस समय तो बैठ के वो सब खुद अपना आनंद उठा रहे हैं। न्यायपालिका का जिसकी जिम्मेदारी है कि सरकार के ऊपर एकदम सवार होकर उससे लोगों के जीवन की रक्षा करे, वो भी ऐसे आदेश पार करी है कि जैसे कि उनके लिए खुश करने के लिए लगी हुई है कि कोई माने न माने, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कुछ आदेश पारित कर रही है, उनको मानने के लिए है। लोगों का जीवन किस तरह से पट लोग मरते चले जा रहे हैं, लोग जैसे कि जीवन के अधिकार का महत्व ही नहीं रह गया। तो इन परिस्थितियों में आप, फिर मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था के लिए, जो जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अगर व्यवस्था नहीं ठीक होगी तो पहले तो व्यवस्था हो और फिर व्यवस्था ठीक ढंग से चले। यही सबसे बड़ा आपका एक लड़ना चाहिए। गांव सरकार उसी एक व्यवस्था का अंग है, उसी जो हम फिट इंडिया अभियान की बात करते हैं उसी का एक अंग है। गांव सरकार के माध्यम से आप अपनी व्यवस्था खुद चला देंगे, दूसरे के भरोसे पर आप रह रहे हैं। देखें कि इस तरह से आपको एक अंतिम यात्रा में उन्होंने मोहम्मद साहब ने यही कहा ना कि वो राजा थे बहादुर साहब ने यही कहा ना कि 2 गज जमीन मिल सकी मेरे हिंदुस्तान में। वो तो यहाँ से रंगून के जिले मरे तो उन्होंने ये लिखा था, इतनी पीड़ा थी। आज वही हालत है
कि अंतिम जब जीवन हम समाप्त कर रहे हैं तो मेरे लिए 2 गज जमीन भी सम्मानित ढंग से नहीं मिल रहा है कि हमारी अंतिम क्रिया भी सम्मानजनक से हो जाए। तो ये बहुत मुझे विक्षोभ है, दुख है, पीड़ा है इस हालात को देखने के लिए। सबका जीवन एकदम डर से व्याप्त है कि पता नहीं कल क्या हो जाए। इन शब्दों के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यवस्था के लिए जो कुछ हमें व्यवस्था के लिए खड़े हुए, व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हुए, व्यवस्था अधिकार पाने के लिए व्यवस्था खड़े हुए, इसी से आपका और आपका भविष्य बनेगा और आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बनेगा। धन्यवाद साथियों।